नमस्कार, जय हिंद। वेलकम बैक टू परीक्षा एकेडमी। दोस्तों, हम सॉल्व कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज़, जिसमें आज टेस्ट नंबर 14 आज हम सॉल्व करेंगे। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न है कि आमिर खां संगीत समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है। जो आमिर खां संगीत समारोह है यह खंडवा, शाजापुर, ग्वालियर या फिर इंदौर, इनमें से कहाँ मनाया जाता है। जो उस्ताद आमिर खां संगीत समारोह है यह मनाया जाता है मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत भवन के किस भाग में ललित कलाओं का संग्रहालय है। भारत भवन कहाँ है? यह भोपाल में है और इसमें विभिन्न प्रकार के भाग हैं, तो जिनमें से ललित कलाओं का संग्रहालय है वह कौन है? क्या बांगार्थ है, रूपांकर है, अनहद है या फिर आकार है। देखिए, भारत भवन की जो स्थापना है ये 13 फरवरी सन 1982 को भोपाल में की गई थी और इसके 6 भाग हैं। कौन कौन से हैं? एक तो रूपांकर है, बांगार्थ है, अनहद है, अंतरंग है और बहिरंग है, ललित और आकार। इस प्रकार 6, ठीक है। और जिसमें ललित कलाओं का संग्रहालय है वह कौन सा है? वह रूपांकर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाघ की गुफाएं कहाँ हैं। मध्य प्रदेश में काफ़ी प्रसिद्ध गुफाएं हैं बाघ की गुफाएं, तो ये कहाँ हैं? ये हैं मध्य प्रदेश के धार जिले में। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी की स्थापना भोपाल में की गई और यह स्थापना कब की गई? क्या 1985 में या 1995 में या फिर 1987 या फिर 2003 में? तो मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी की स्थापना 1987 में की गई। ठीक है, 1987 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परधोनी किस जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। यानी कि परधोनी एक नृत्य है और यह किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? गोंड, भील, बेगा या फिर मुड़िया। तो इनमें से जो परधोनी नृत्य है यह किया जाता है बेगा जनजाति के द्वारा, ऑप्शन सी। और यह कब किया जाता है? तो यह किया जाता है बारात के आगमन पर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालवा के शासक यशोवर्मन ने किस वर्ष हूणों को पराजित किया था। यानी कि मालवा के शासक थे यशोवर्मन और मालवा पर जो आक्रमण हुआ था हूणों का, उसमें इसको विफल कर दिया गया था आक्रमण को। तो यह कब हुआ था हूणों का आक्रमण मालवा पर? यह प्रश्न में पूछा गया है। ठीक, तो हूणों का जो आक्रमण मालवा में हुआ था यह हुआ था 528 ईस्वी में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस्लाम नगर की स्थापना किसने की थी? ठीक, इस्लाम नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मध्य प्रदेश की रियासतों से संबंधित यह प्रश्न है। तो इस्लाम नगर की जो स्थापना की गई थी वह की गई थी ऑप्शन ए दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा। ठीक, और इस्लाम नगर को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? पूर्व में हम इस्लाम नगर को जानते थे जगदीशपुर नाम से। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टंट्या भील को फांसी कहाँ दी गई थी? पाताल पानी में, इंदौर में, खंडवा में या फिर जबलपुर में? कहाँ दी गई थी टंट्या भील को फांसी? देखिए, आदिवासियों के रॉबिन हुड या फिर इंडियन रॉबिन हुड के नाम से प्रसिद्ध है कौन? टंट्या भील। और इन्हें फांसी दी गई थी 4 दिसंबर सन 1889 यानी कि 1889 को ये इनको फांसी दी गई थी मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। हमें यहाँ पे असुमेलित युग्म का चयन करना है। तार सप्तक की रचना गजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा की गई है, बिल्कुल ठीक है। तार सप्तक को गजानन माधव मुक्ति बोध ने लिखा है। हिम किरीटनी की रचना माखनलाल चतुर्वेदी ने की है, यह भी सही है। ठीक है, इसके बाद जगत विनोद। देखिए, जगत विनोद की जो रचना है केशव दास के द्वारा नहीं की गई, यह रचना की गई है जगत विनोद की पद्माकर भट्ट के द्वारा। और गीत फरोश की रचना भवानी प्रसाद मिश्र ने की है, बिल्कुल यह सही है। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा, यह असुमेलित युग्म है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागाजी का मेला कहाँ लगता है? मध्य प्रदेश में नागाजी का मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है या लगता है? देखिए, जो नागाजी का मेला है यह लगता है पोरसा में, और पोरसा कहाँ है? मुरैना में है। अच्छा, नागाजी के जो मेला है इस मेले का आयोजन किया जाता है नवंबर माह के आसपास। ठीक, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दो सूची दी हुई है, एक में हमें वेद दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनके उपवेद के बारे में या फिर ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में चर्चा की गई है। ऋग्वेद, ऋग्वेद से संबंधित जो है उपवेद कौन सा है या ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो यह है ऋग्वेद का है ऐतरेय ब्राह्मण। ठीक, इसके बाद सामवेद की हम बात करें तो सामवेद का पंचविश जो है यह उपवेद संबंधित है, और अथर्ववेद से गौपथ ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब यहाँ पे ग्रंथ का नाम है। ठीक, यजुर्वेद जो है शतपथ ग्रंथ इससे संबंधित है यजुर्वेद से। तो इस प्रकार आपका जो ऑप्शन हो जाएगा यह बी सही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि, ठीक, आर्य सभ्यता नहीं थी, क्यों नहीं थी, क्योंकि वह नगरी सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, या फिर उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। क्यों नहीं थी यह आर्य सभ्यता या फिर गैर आर्य सभ्यता थी, तो यह थी क्योंकि जो हमारी आर्य सभ्यता थी उसकी विशेषता क्या थी, आर्य बेसिकली ग्रामीण सभ्यता थी और यह पशुचारण के लिए जानी जाती है हमारी आर्य सभ्यता। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, यह व्यापार वाणिज्य पर आधारित थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगम साहित्य में तोलकाप्पियम एक ग्रंथ है और यह ग्रंथ किस विषय से संबंधित है। देखिए, क्या तमिल कविता से संबंधित है, या फिर तमिल व्याकरण से, या फिर तमिल वास्तुकला से, या फिर तमिल राजशास्त्र से। तो जो तोलकाप्पियम है यह तमिल भाषा का व्याकरण ग्रंथ है। ठीक, क्या था, अगस्त ऋषि के जो 12 योग्य शिष्य थे उनमें से एक ने क्या लिखा था, तोलकाप्पियर ग्रंथ लिखा है। ठीक, और ये किस शैली में है, देखिए भाषा तो इसकी क्या है, तमिल है, लेकिन जो शैली है वो सूत्र शैली में यह लिखा हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया। देखिए, जैसे ही आप कुतुब मीनार देखेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक पर टिक मत कर दीजिएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पूछा गया है कि कुतुब मीनार के निर्माण में किसने योगदान नहीं दिया था, हमें जिसने योगदान नहीं दिया था उसका चुनाव करना है। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो इसकी नींव रखी थी। इसके बाद बात की जाए, इल्तुतमिश के द्वारा इसमें निर्माण करवाया गया था, और फिरोज शाह तुगलक ने भी इसमें निर्माण में अपना योगदान दिया था। तो ऑप्शन सी कैसा होगा, सही होगा कि अलाउद्दीन खिलजी का संबंध कुतुब मीनार के निर्माण से नहीं है। ठीक, अच्छा, जो कुतुब मीनार है इसके निर्माण की जो आधारशिला रखी गई थी, ये रखी गई थी 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर का जन्म किस राजपूत राजा के महल में हुआ था। क्या भारमल के, बहादुर शाह के, राजा वीरभद्र के, या फिर राजा बीरसाल के। देखिए, जो अकबर का जन्म है यह हुआ था राजा बीरसाल के महल में, और कब हुआ था, तो यह हुआ था 15 अक्टूबर सन 1542 को। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठों की भू राजस्व व्यवस्था का आधार क्या था। जो मराठों की भू राजस्व व्यवस्था है यह शामिल थी, या फिर हम कह सकते हैं कि इस पर आधारित थी, रैयतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मराठों की भू राजस्व व्यवस्था शामिल थी रैयतवाड़ी प्रणाली पर। ठीक, और ये जो रैयतवाड़ी प्रणाली है गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा 1820 में क्या कर दिया गया था, मद्रास में लागू की गई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1757 में प्लासी है ये। ठीक, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था। ठीक है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था, हैदर अली, मीर कासिम, मीर जाफर, या फिर अवध के नवाब। देखिए, जो प्लासी का युद्ध है यह हुआ था 23 जून सन 1757 को, जिसमें कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में युद्ध लड़ा था। इस समय सिराजुद्दौला के जो सेनापति था वो कौन था, मीर जाफर था, और मीर जाफर ने ही सिराजुद्दौला को क्या किया था, धोखा दिया था। यह जाकर के अंग्रेजी ब्रिटिश सेना के साथ मिलकर युद्ध किया था इसने सिराजुद्दौला के विरुद्ध ही। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहावी विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। कौन सा विद्रोह है, बहावी विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। तो बहावी आंदोलन या सल्फी आंदोलन जो है इसको कहते हैं, इसका प्रमुख कारण क्या था। क्या इस्लाम धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करना था, या फिर भारत को स्वतंत्रता दिलाना, या फिर आदिवासियों को जंगल अधिकार दिलाना, या फिर कृषकों पर लगी लगान की दर
कम करना क्या था बहावी आंदोलन का प्रमुख कारण? देखिए, जो बहावी आंदोलन का प्रमुख कारण था यह था इस्लाम धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करना। ठीक, अच्छा, और इसको शुरू करने का जो श्रेय है वो हो जाता है इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल बहाव को। ठीक, कब हुआ था ये हुआ था 1822 से 1868 के मध्य चलाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरत विभाजन नेतृत्व किसने किया था? यानी कि सूरत में जो विभाजन हुआ था कांग्रेस का, गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गए थे, तो इसका नेतृत्व किसने किया था? एओ ह्यूम ने, डफरिन ने, बाल गंगाधर तिलक ने या फिर महात्मा गांधी ने? देखिए 1907 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वह हुआ था रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में, लेकिन याद रखना अध्यक्ष तो कौन थे? वो थे रास बिहारी घोष, लेकिन विभाजन का जो नेतृत्व था यानी कि गरम दल और नरम दल में जब कांग्रेस टूटी थी तो उसका नेतृत्व किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन सी आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे ये 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक बनाए गए थे, पहले गवर्नर जनरल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असत्य युग्म का चयन कीजिए। किस प्रकार हमें असत्य युग्म का चयन करना है? मध्य प्रदेश से संबंधित यहाँ पे संस्थान दिए हुए हैं और वे किस स्थान पर हैं। ठीक, तो महिला एवं बाल विकास प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो ये महिला एवं बाल विकास प्रशिक्षण संस्थान जो है ये बैतूल में है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान संस्थान जबलपुर में है, ठीक है, यह भी। वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ दिया हुआ है? बालाघाट में दिया हुआ है, जो कि गलत कथन है क्योंकि वानिकी अनुसंधान संस्थान बालाघाट में ना होकर कहाँ है? छिंदवाड़ा में है, तो ऑप्शन सी सही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है यातायात प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? ये भोपाल में है, बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ स्थित है? कौन सा पार्क? जैव प्रौद्योगिकी पार्क। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में जो बायोटेक्नोलॉजी पार्क है यह खोला गया है आष्टा में, ठीक, नहीं इंदौर में। ठीक, आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि मध्य प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी पार्क यानी कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? देखिए मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के देपालपुर में बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की जा चुकी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में दक्षिण पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में दक्षिण पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? तो दक्षिण पूर्वी जो मानसून से वर्षा होती है, यह मानसून से वर्षा होती है रीवा पन्ना के पठार में, जबकि मध्य प्रदेश के अधिकांश जो क्षेत्र है उसमें दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंबल नदी द्वारा किया जाने वाला अपर्दन किस प्रकार का है? चंबल नदी द्वारा जो अपर्दन किया जाता है इस अपर्दन का नाम है अवनालिका अपर्दन, और काफी खतरनाक प्रवृत्ति का ये अपर्दन होता है। ठीक, तेज जलधारा द्वारा अपर्दन होता है और मध्य भारत का जो पठार है मध्य प्रदेश का वह अवनालिका अपर्दन से काफी ज्यादा ग्रसित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काली सिंध किसकी सहायक नदी है? किस नदी की बात की गई है? काली सिंध किस की सहायक नदी है? नर्मदा, क्षिप्रा, सोन या फिर चंबल? तो जो काली सिंध है वह है चंबल नदी की सहायक नदियां। ठीक है, चंबल की और भी सहायक नदियां हैं जैसे क्षिप्रा हो गई, पार्वती, बनास, ये सारी की सारी चंबल की सहायक नदियां हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजघाट बांध का निर्माण इस नदी पर किया गया है। राजघाट जो बांध है इसका निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये निर्माण किया गया है बेतवा नदी पर। ठीक है, और इसको हम राजघाट बांध को माता टीला बांध के नाम से भी जानते हैं। ठीक, या फिर लक्ष्मीबाई सागर बांध भी इसको कहते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महारानी शाह बुलबुल हुसैनी, यानी कि यहाँ पे कॉमा होना चाहिए, महारानी शाह बुलबुल और कॉमा हुसैनी किसके उपनाम हैं? खरमोर पक्षी के,
पैराडाइज फ्लाई कैचर के, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के, या फिर सफ़ेद हंस के, महारानी, शाह बुलबुल या फिर हुसैनी। देखिए ये पैराडाइज फ्लाई कैचर के उपनाम हैं, जो कि मध्य प्रदेश का क्या है, राजकीय पक्षी है। इसका एक और नाम है, वह नाम है दूधराज। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में किस वर्ष शामिल किया गया था। जो बांधवगढ़ टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ था, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, उसका हमें क्या बताना है, सन बताना है। क्या 1993, 83, 1985 या फिर 1995, कब किया गया था इसे शामिल। देखिए जो बांधवगढ़ टाइगर प्रोजेक्ट है, इसकी स्थापना कब कर दी थी हमने, 1968 में नेशनल पार्क बनाया, और 1993 में इसे क्या बनाया गया था, टाइगर प्रोजेक्ट बनाया गया था। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की भारवेली खदान एशिया की सबसे बड़ी खुले मुंह की खदान है। यह किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि बालाघाट जिले की जो भारवेली खदान है, इससे कौन से खनिज का उत्खनन किया जाता है। यह किया जाता है मैग्नीज का उत्खनन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा भोज हवाई अड्डा कहाँ है। तो जो राजा भोज हवाई अड्डा है, यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर, किस प्रकार के तापांतर की बात की जा रही है, वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है, वह स्थान कौन सा है। क्या भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या फिर उत्तरी ध्रुव वृत्त। देखिए 0 डिग्री अक्षांश यानी कि भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापांतर का अर्थ होता है कि उच्चतम तापमान और न्यूनतम तापमान के मध्य का जो अंतर है वह कैसा होता है, सबसे कम होता है। कहाँ पर, भूमध्य रेखा पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर किससे बना होता है। जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसमें स्थल मंडल या फिर लिथोस्फीयर किससे बना होता है, ऊपरी एवं निचले प्रवार से, यानी कि प्रवार को कहा जाता है मेंटल, पापड़ी या फिर परपटी और क्रोड से, और परपटी या फिर पपड़ी और सबसे ऊपरी ठोस प्रवार से, या प्रवार और क्रोड से। देखिए जो हमारा स्थल मंडल लिथोस्फीयर है, इसका निर्माण होता है पपड़ी और सबसे ऊपर की जो ठोस प्रवार है यानी कि ठोस मेंटल है उससे, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया की छत किसे कहा जाता है। एशिया की छत कहते हैं हम पामीर के पठार को, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थानीय पवन है जो साइबेरिया से बाहर की ओर प्रवाहित होती है। स्थानीय पवन है साइबेरिया क्षेत्र यानी कि रूस का उत्तरी क्षेत्र, बात करेंगे हम साइबेरिया क्षेत्र की, तो कौन सी वह है। क्या बोरा, पुर्गा, मिस्ट्रल या फिर ब्लिजर्ड, कौन सी वह स्थानीय पवन है। देखिए ब्लिजर्ड को हम हिंदी में कहते हैं हिम झंझावात, और साइबेरिया से क्या होती है, बाहर की ओर प्रवाहित होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी शीत जलधारा है। देखिए जो महासागरीय जलधाराएं हैं उनमें से शीत जलधारा में पहचाननी है कौन सी है। दक्षिणी अटलांटिक अपवाह, मोजाम्बिक धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा या फिर कैरिबियन जलधारा। तो दक्षिणी अटलांटिक अपवाह क्या है, ये जो ऑप्शन ए पर लिखा हुआ है ना, दक्षिणी अटलांटिक अपवाह, यही है शीत महासागरीय धारा। जबकि मोजाम्बिक, ऑस्ट्रेलियन और कैरिबियन ये कैसी हैं, गर्म जलधाराएं यानी कि विषुवत या फिर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं ये जलधाराएं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन धात्विक खनिज है। धात्विक यानी कि जिसमें धातु के गुण विद्यमान है, वह तत्व कौन सा है इनमें से धात्विक खनिज। सोना, बिल्कुल ठीक है, सोना क्या है, एक धातु है। गंधक, हीरा या फिर यूरेनियम। तो 36 में आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सोना एक धात्विक खनिज है। तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, धात्विक खनिज हो जाते हैं। जबकि गंधक, हीरा, यूरेनियम ये कैसे हैं, ये अधात्विक खनिज हैं। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। देखिए जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है वह है पर्थ, लेकिन यदि संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वह क्या है, वह है कैनबरा। ठीक, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है, यानी कि नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का जो युग्म है, यानी कि नेपाल से कौन कौन से भारतीय राज्य अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करते हैं। सिक्किम भूटान, सिक्किम बिहार, असम बिहार या फिर उत्तर प्रदेश और हरियाणा। देखिए हरियाणा तो कहीं से कहीं तक लगता ही नहीं है, तो आपको कंफ्यूजन तो होना ही नहीं चाहिए वहाँ पे, ठीक। इस प्रकार उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम। तो यहाँ पर जो युग्म है उसमें ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, सिक्किम और क्या, बिहार। ये लगते हैं किससे, हमारे नेपाल पड़ोसी राज्य से। देखिए भूटान तो भारतीय राज्य है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए और डी को आप वैसे ही रिमूव कर दोगे। सिक्किम और बिहार लगते हैं नेपाल की सीमा से, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। एमपीपीएससी 2017 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। तो जो कश्मीर घाटी स्थित है यह बृहद हिमालय और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बकिंघम नहर स्थित है। तो बकिंघम नहर जो कहाँ स्थित है, देखिए ये नहर है कोरोमंडल तट पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बकिंघम नहर। अब जो कोरोमंडल तट है ये कहाँ है, देखिए बकिंघम नहर जो है दक्षिण भारत के कोरोमंडल तट के समानांतर 420 किलोमीटर लंबी लगभग खारे पानी की नौका वहन नहर है, ठीक। और कहाँ है ये, तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर से तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले तक ये जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन की उपस्थिति है, यानी कि भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो जो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन होते हैं इनकी विशेषता क्या होती है, विशेषता ये होती है कि यहाँ पर साल भर क्या होता है, भरपूर बारिश और धूप रहती है। तो ऐसे में क्या है कि मध्य प्रदेश जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्य हैं कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, इसके साथ ही साथ केरल में भी क्या होते हैं, कुछ मात्रा में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही होगा कि असम और केरल में क्या पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र जो स्थित है यह स्थित है उत्तर प्रदेश के झांसी में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना वर्ष 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2001 और 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही है। क्या पूछा गया है कि 2001 से 2011 के दशक के मध्य भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही है। तो सभी को पता होना चाहिए 17.7% भारत की जनसंख्या वृद्धि दर रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा सबसे अधिक भंडार हैं। तांबे के सबसे अधिक भंडार किस राज्य में हैं, बिहार, झारखंड, कर्नाटक या फिर राजस्थान। तो जो तांबे का सर्वाधिक भंडार है ये कहाँ है, राजस्थान में है। और खेतड़ी खदान जो है वह भी राजस्थान में है, तांबे के उत्खनन के लिए काफ़ी फेमस खदान है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची एक को सूची 2 से क्या करना है, सुमेलित करना है। सूची 1 में हमें अभ्यारण्य या फिर उद्यान दिए हुए हैं और सूची 2 में सुमेलित करना है कि ये कहाँ पर है। जो नोकरेक है यह अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो यह है मेघालय में। मानस उद्यान की बात करें तो मानस राष्ट्रीय उद्यान है असम में, सिमलीपाल ओडिशा में है और अगस्त मलाई कहाँ है, यह केरल में है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर जो सी है वह क्या होगा, सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अनुसूचित जाति के लिए 2 स्थान विधानसभा में आरक्षित नहीं है। ओके, नहीं पे आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार के प्रश्न को आपको एग्जाम में काफी केयरफुल तरीके से पढ़ना होता है क्योंकि जहाँ पे नहीं लिखा होता है। तो मध्य प्रदेश में क्या है, मुरैना, उज्जैन और दतिया में, मुरैना, उज्जैन और दतिया में क्या है, 2-2 स्थान आरक्षित हैं। भिंड में ये स्थान आरक्षित नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ? 1992 में हुआ। संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के बाद इस अधिनियम का अनुपालन करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो प्रथम राज्य कौन सा है? यह हमारा मध्य प्रदेश है। ठीक, और मध्य प्रदेश में जो नगर पालिका निगम अधिनियम है यह कब पारित हुआ था? 1994 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव, फिर वही बात आ गई, नहीं रहे हैं? ठीक, श्री बीरबल, श्रीमती निर्मला बुच, अवनी वैश्य या फिर श्री बीपी दुबे। देखिए जो श्री बीपी दुबे हैं ये कभी भी मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव नहीं रहे हैं। ठीक, चलिए तो कौन थे ये बीपी दुबे? ये बीपी दुबे जो थे अंतिम पुलिस महानिरीक्षक थे। कौन थे ये? अंतिम पुलिस महानिरीक्षक और प्रथम पुलिस महानिदेशक थे ये। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायमूर्ति कौन हैं? तो मध्य प्रदेश के वर्तमान में जो मुख्य न्यायमूर्ति हैं वो कौन है? वो हैं विजय कुमार मलिमथ, रवि विजय कुमार मलिमथ है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। और इन्होंने जो अपना कार्यभार ग्रहण किया है वो कब से कार्यभार ग्रहण? 14 अक्टूबर सन 2021 से। और ये किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं मध्य प्रदेश के? तो ये 26वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन भत्तों का निर्धारण किया जाता है। राज्य सरकार के जो मंत्री होते हैं इनके वेतन भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य सरकार के जो मंत्री हैं इनके वेतन भत्तों का निर्धारण किया जाता है राज्य विधान मंडल या फिर राज्य विधान सभा के द्वारा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संजय गांधी तापीय विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ है? संजय गांधी तापीय विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश में वीरसिंहपुर उमरिया में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गजरा राजे चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? मध्य प्रदेश का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय है ये, और इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? ग्वालियर में की गई थी। किस सन में? 1946 में। काफी इंपॉर्टेंट डेट है यह, याद रखिएगा। 1946 में ग्वालियर में की गई थी गजरा राजे चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरैना औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है? तो जो पुरैना औद्योगिक क्षेत्र है यह मध्य प्रदेश के ऑप्शन ए पन्ना जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश निगम मर्यादित की स्थापना कब की गई थी? तो मध्य प्रदेश निगम मर्यादित की जो स्थापना है वह की गई थी 1977 में। 1977 में कहाँ की गई थी? यह भोपाल में की गई थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या 10 की वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? यानी कि 10 वर्ष में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या यानी कि SC, ठीक है, अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट की जो जनसंख्या 10 की वृद्धि दर है किस जिले में सर्वाधिक है? बड़वानी, धार, उमरिया या फिर अलीराजपुर। देखिए जो सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या 10 की दर वाला जिला है वह है उमरिया। लगभग 65.5% जनसंख्या वृद्धि दर रही है यहाँ पर। और न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या 10 की वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? अलीराजपुर है, जहाँ पर 5.1% जनसंख्या वृद्धि दर रही है अनुसूचित जाति की। ठीक, इसके बाद है क्वेश्चन कि 1937 में हुए प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी? 1937 में जो सरकार बनाई गई थी वह सरकार बनी थी 6 प्रांतों में। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और 6 प्रांतों में कौन कौन से प्रांत थे? वह थे बंबई, मद्रास, मध्य भारत, उड़ीसा, बिहार एवं संयुक्त प्रांत में मंत्रिमंडल का गठन किया था कांग्रेस ने। ठीक, तो 6 प्रांतों में सरकार बनाई थी कांग्रेस ने 1937 के प्रांतीय विधानसभा चुनाव में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से ली गई है? किसकी? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं हमने आयरलैंड और स्पेन के संविधान से। ओके, और जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं ये संविधान हमारे भारतीय संविधान में भाग 4 में वर्णित है, अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है?
क्या एकात्मक सरकार की, संघीय सरकार की, संसदीय सरकार की या फिर राष्ट्रपति शासित सरकार की? किसकी विशेषता है दोहरी नागरिकता? देखिए, जो दोहरी नागरिकता है यह संघीय सरकार की विशेषता होती है। ऑप्शन नंबर 20 आपका राइट आंसर होगा। अच्छा, अब हमारे भारत में कैसी नागरिकता है? भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जबकि अमेरिका जैसे देशों में क्या है? दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग का है? ठीक है, भिन्न वर्ग यानी कि अलग अनुच्छेद पहचानना है। अनुच्छेद 14, 15, 16 या फिर 19, बताइए कौन सा अनुच्छेद इनमें से अलग है? देखिए क्या है, अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है हमारे मूल अधिकार में, भाग संविधान के 3 में, जबकि अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का जिक्र है। तो 14, 15 और 16 ये कैसे हैं? एक ही कैटेगरी के हैं, स्वतंत्रता समता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं, जबकि अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो यह कैसा हो जाएगा? इन अनुच्छेदों से अलग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है? यानी कि उच्चतम न्यायालय से कौन सलाह मशविरा मांग सकता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो है वह अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय से क्या कर सकता है? सलाह मांग सकता है, लेकिन यह सलाह क्या है? बाध्यकारी नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 2 मई सन 1951 में। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान, रेलिंग प्लान नहीं, रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? पिछड़े देशों के लिए, ठीक है, बैकवर्ड कंट्रीज के लिए रोलिंग प्लान दिया था जी मेडल द्वारा, डब्ल्यू ए लेविस द्वारा, आर नरकसे द्वारा या फिर सैमुअल्सन द्वारा। तो आपको पता होना चाहिए जो रोलिंग प्लान है यह पिछड़े देशों के लिए प्रदान किया गया था जी मेडल के द्वारा। आंसर ए राइट होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वयं क्या है? यानी कि स्वयं का हमें पूर्ण रूप देखना है, फुल फॉर्म देखना है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि स्वयं क्या है। स्वयं एक आईटी प्लेटफॉर्म है, पहली बात। ठीक, और इसका जो पूर्ण रूप है वह है स्टडी बेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ऑप्शन नंबर जो होगा सी आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय किन से मिलकर बना है? कौन से उद्योग की बात की जा रही है? भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय किन किन से मिलकर बना है? तो भारी उद्योग एवं लोक उद्यम जो विभाग है, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम विभाग, ऑप्शन नंबर डी, इनको मिलाकर के भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय बनाया गया है। ठीक, भारी उद्योग विभाग और एक कौन सा? लोक उद्यम विभाग। ये दोनों विभाग मिलकर बना रहे हैं भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेम इंडिया योजना कब प्रारंभ की गई थी? फेम इंडिया यानी कि फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स योजना। ठीक, फेम का फुल फॉर्म है ये। और यह जो हमने क्या की गई है? प्रारंभ की गई है। कब की गई है? 2015 में। और इसका लक्ष्य रखा गया है कि 2022 तक देश में लगभग 60 से 70 लाख हाइब्रिड और इलेक्ट्रिकल वाहनों को सड़कों पर उतारा जाएगा फेम इंडिया योजना के तहत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था? जड़त्व का नियम था यह सर्वप्रथम दिया था गैलीलियो के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, और जो जड़त्व का नियम है इसमें क्या होता है? देखिए बाद में सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे पहले जड़त्व का जो नियम था वह गैलीलियो ने दिया था। इसके बाद किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था, नियम बनाए थे इस पर। ठीक, चलिए, और गैलीलियो के बारे में बता देता हूं कि ये इटली के कौन थे? महान वैज्ञानिक रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी द्रव में किसी पिंड का तैरना या डूबना निर्भर करता है। यानी कि कोई पिंड पानी में हम डालेंगे तो वो तैरेगा या डूब जाएगा, यह किस पर निर्भर करेगा? केवल पिंड के द्रव्यमान पर, केवल पिंड के द्रव्यमान और द्रव्य के घनत्व पर, या फिर पिंड और द्रव्य के घनत्वों के अंतर पर,
या फिर केवल पिंड के द्रव्यमान और आकार पर। देखिए जो होगा, कोई पिंड डूबेगा या फिर तैरेगा, यह पिंड और द्रव्य के घनत्वों के अंतर पर निर्भर करेगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एक तो पिंड और द्रव्य का घनत्व पर निर्भर होगा। यदि अगर पिंड का घनत्व कम होगा और द्रव का घनत्व अधिक होगा तो क्या होगा, यह तैरने लगेगा, ठीक है। और यदि अगर पिंड का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक होगा तो यह डूब जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर उत्प्लवन का नियम भी लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्द्र वायु के संपर्क में आने पर कॉपर की सतह पर एक हरी परत बन जाती है। निम्नलिखित में से किस यौगिक के बनने के कारण ऐसा होता है। ठीक, कौन सा यौगिक है जो कि ब्लू कलर के रूप में दिखाई देता है हमें कॉपर यानी कि तांबे की ऊपरी सतह पर। आपने देखा होगा कि जो तांबा है यह पानी के संपर्क में आने से या फिर आर्द्रता के संपर्क में आने से काला होने लगता है और समय के साथ क्या हो जाता है, हरी परत इस पर चढ़ जाती है। यह किसके कारण ऐसा होता है, यह होता है कॉपर कार्बोनेट के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, कॉपर पानी के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, कॉपर कार्बोनेट एक हरे रंग का क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है ये। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जगत या फिर किन जगतों में केवल एक कोशीय जीव होते हैं। केवल एक कोशीय जो जीव होते हैं वो होते हैं हमारे मोनेरा और प्रोटिस्टा के अंदर। दोनों ही में जो जीव पाए जाते हैं वो कैसे पाए जाते हैं, एक कोशीय पाए जाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भू-स्थल उपग्रह घूमता है। जो भू-स्थल उपग्रह होता है वो कहाँ पर घूमता है, किसी भी ऊंचाई पर, स्थिर ऊंचाई पर, ध्रुव के ऊपर ऊंचाई पर, या फिर ऊंचाई उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। देखिए जो भू-स्थल उपग्रह है यह एक स्थिर ऊंचाई पर लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये पृथ्वी के चारों तरफ क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कब शुरू की गई थी। जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है यह शुरू की गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा 1 जनवरी सन 2017 से। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है। कृषि तकनीक है ये। रेशम कीट पालन को हम कहते हैं सेरीकल्चर। ऑप्शन ए आपका सही होगा। सेरीकल्चर कहा जाता है रेशम कीट करने को। जबकि एपीकल्चर की बात करते हैं तो यह क्या होता है, मधुमक्खी पालन को कहते हैं। और विटीकल्चर जो अंगूर का उत्पादन है उसको कहा जाता है। और फेमीकल्चर कहा जाता है फलों के उत्पादन को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे रासायनिक यौगिक जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन पाया जाता है। कौन कौन से रासायनिक यौगिक की बात की जा रही है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं। क्या वसा, प्रोटीन, विटामिन या फिर कार्बोहाइड्रेट्स, क्या कहते हैं। देखिए कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से जो निर्माण होता है वह होता है कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण, जो कि शरीर को क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकेटिन अम्ल के नाम से B3 विटामिन को जाना जाता है। ओके, निकेटिन अम्ल के नाम से B3 विटामिन को जानते हैं। तो B9 विटामिन को किस नाम से जाना जाता है। देखिए B9 जो विटामिन है हम इसको कहते हैं फोलिक एसिड के नाम से जानते हैं। अच्छा, फोलिक एसिड क्या करता है, फोलिक एसिड जो है हमारे अंदर जो खून है, ब्लड है, इसको बढ़ाने का काम करता है फोलिक एसिड यानी कि विटामिन B9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह ऊतक जो चमड़ी, श्लेष्मा झिल्ली जैसे भीतरी एवं बाहरी आवरण का निर्माण करता है क्या कहलाता है। देखिए वह ऊतक जो चमड़ी और श्लेष्मा झिल्ली जैसे भीतरी और बाहरी आवरण का निर्माण करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो उन्हें कहा जाता है उपकला ऊतक। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन छिद्र का कारण क्या है। आखिरकार ओजोन में जो छिद्र हो गया है उसका कारण क्या है। तो उसका कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अच्छा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो उत्पन्न है यानी कि यह उत्सर्जन है वह कहाँ से होता है, वह प्रशीतकों, प्रशीतक क्या होते हैं, तो एसी, फ्रेज और इसी प्रकार के ठंडे इलेक्ट्रिक उपकरण होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम प्रशीतक कहते हैं। और उन्हीं से जो निकलने वाले गैस है वह कौन सी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो कि ओजोन छिद्र के लिए जिम्मेदार है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है, यानी कि जल में बहुत सारे बैक्टीरिया मिल जाते हैं, उनको मारने के लिए में क्या प्रयोग किया जाता है। देखिए ओजोन, बिल्कुल ठीक है। आपने देखा होगा कि बहुत अधिक गंदे पानी को साफ करने के लिए ओजोन का प्रयोग होता है। पीने योग्य पानी के लिए क्लोरीन डाइऑक्साइड और क्लोरोमीन का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा कि जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड और क्लोरीन तीनों का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स से है कि भारतीय शटलर किदाम्बी श्रीकांत 19 दिसंबर सन 2021 को विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में कौन सा मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने क्या जीता है, देखिए 19 दिसंबर 2021 को विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल, यानी कि रजत पदक जीता है। और ऐसा करने वाले ये कौन है, पहले भारतीय हैं। ठीक। अच्छा, इनको जो हार का सामना करना पड़ा है वो करना पड़ा है सिंगापुर के लोह किन यू से। कौन ने जीता है, मतलब जीतने वाले को स्वर्ण मिलता है फाइनल में और हारने वाले को क्या मिलता है, रजत पदक मिलता है। ठीक। तो स्वर्ण पदक मिला है सिंगापुर के लोह किन यू को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना देश की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने हेतु पंजाब सेक्टर में किस मिसाइल प्रणाली का पहला स्क्वाड्रन तैनात किया गया है। ठीक। तो यह जो स्क्वाड्रन तैनात किया गया S-400 मिसाइल सिस्टम जो रक्षा प्रणाली है उसे हमने वहाँ पे तैनात किया, कहाँ पे, पंजाब सेक्टर में। और ये S-400 जो मिसाइल रक्षा प्रणाली है ये हमने किससे खरीदी है, तो रूस से हमने खरीदी है। वर्तमान में रूस और यूक्रेन दोनों ही क्या अभी युद्ध के चलते काफ़ी चर्चा में रह रहे हैं, ये है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय, क्या नाम है बैलिस्टिक मिसाइल का, प्रलय नाम है। तो प्रलय का सफल परीक्षण किसने किया है, देखिए यह सफल परीक्षण किया गया है हमारे भारत देश के द्वारा, यानी कि हमने इसका सफल परीक्षण किया है और यह किया है ओडिशा तट पर। और इसका निर्माण जो प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल है इसका निर्माण किसने किया है, DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट जल्दी ही देश का 4 रनवे वाला पहला एयरपोर्ट बन जाएगा, यानी कि उस एयरपोर्ट पर क्या किया गया है, 4 प्रकार की पट्टियां रनवे विकास किया गया है। ठीक। कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है, देखिए वह एयरपोर्ट है हमारा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक। और अंतर्राष्ट्रीय जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, आप मुझे लगता है सभी को पता होगा, फिर भी मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताइए कहाँ है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट या फिर हवाई अड्डा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में निम्नलिखित में से कौन से देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, कौन से उसमें ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, यह किसे प्राप्त हुआ, तो यह स्थान प्राप्त हुआ है अमेरिका को। ठीक। और भारत का जो स्थान है उसकी तो बात ही मत कीजिए, 195 देशों में लगभग 66वें स्थान पर भारत रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का यूनिसेफ का नया प्रमुख निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, यह नियुक्त किया गया है ऑप्शन नंबर बी कैथरीन रसेल को। ठीक। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुतेरस ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की सलाहकार कौन थी, कैथरीन रसेल थी, और इसे ही संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ का क्या किया गया है, नया प्रमुख बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जननायक टंट्या भील सम्मान की जो राशि है वह कितनी है। जननायक टंट्या भील के सम्मान की जो राशि है यह वर्तमान में है 1 लाख रुपया। ठीक। और इस सम्मान की जो शुरुआत की गई थी वर्ष 2008 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई थी। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2021 में भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया है, सभी को पता होगा
कि अगस्त 2021 में सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार होता है हमारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसका नाम बदल दिया मैंने कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से पहले भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार का नाम क्या था, यह हमें बताना है। ठीक, बताइए क्या हो गया है। नहीं सॉरी, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का वर्तमान में नाम यानी कि बाद में बदल करके क्या कर दिया गया है, यह हमें बताना है यहाँ पे। ठीक, तो सभी को पता होगा कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर, और 6 अगस्त 2021 को यह कारनामा किया गया था, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नाम परिवर्तित की जो घोषणा है वह कर दी गई थी। ठीक, अच्छा अब हम बात करें कि जो भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका वर्तमान नाम क्या हो गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसकी स्थापना कब की गई थी? यह स्थापना की गई थी 1991-1992 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 कितने खिलाड़ियों को दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 कितने खिलाड़ियों को दिया गया है? तो ये खिलाड़ियों की संख्या है 11, जिनमें शामिल है एथलीट हमारे नीरज चोपड़ा भाला फेंक, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक भी जीता है। ठीक, ऐसे ही 11 खिलाड़ी शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्पानेट क्या है? क्या एक वैन है, मैन है, लैन है या फिर WPAN है? क्या है अर्पानेट? अर्पानेट विश्व का एक तो पहला क्या है नेटवर्क है, और यह एक प्रकार का वाइड एरिया नेटवर्क है यानी कि वैन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभ्यास लक्ष्ययान का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो जो अभ्यास लक्ष्ययान है इसका निर्माण किया गया है हमारे DRDO के द्वारा। ठीक, और यह यान जो है इसका परीक्षण कब किया गया? तो 23 दिसंबर 2021 को लक्ष्य भेदी जो है यान है अभ्यास, उसका सफलतापूर्वक क्या कर लिया गया है, परीक्षण कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर तकनीकी के क्षेत्र में UML से क्या आशय है? UML से जो आशय है वह है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ऑप्शन आपका ए सही होगा, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? तो जो भारत का सुपर कंप्यूटर था, ना तो वह परम था, ना ही वह अनुराग था, और ना ही वह अनुपम था, यानी कि वह था फ्लो सॉल्वर, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर। ठीक, और जो प्रथम सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर का निर्माण किसने किया था? नेशनल एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु के द्वारा। ठीक, NAL के द्वारा। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सा एप्लीकेशन या फिर ऐप लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा? मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। ठीक, और विजिल की बात करें तो यह विजिल जो है वह केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है, सी विजिल। ठीक, दोनों ही याद रखेंगे, सी विजिल केंद्रीय निर्वाचन आयोग और चुनाव एप्लीकेशन मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्च इंजन द्वारा कीवर्ड्स के परिणामों की एक सूची प्रदर्शित होती है, उसे क्या कहते हैं? यानी कि हम सर्च इंजन पर कुछ कीवर्ड्स रिलेटेड एक सूची आती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं हम हिट्स। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली ई-कॉमर्स कंपनी कौन सी थी? फ्लिपकार्ट, अमेजन, फैबमार्ट या फिर इंडिया मार्ट? देखिए, भारत की जो पहली ई कॉमर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वेबसाइट है वह कौन सी है? फैबमार्ट है, और फैबमार्ट की स्थापना 1999 में की गई थी। ओके, और कौन थे इसके संस्थापक? तो इसके संस्थापक थे अल्फोंस रेड्डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? देखिए, मध्य प्रदेश जो वित्त आयोग है, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? अब आप कंफ्यूज मत होइए, जब भी कभी खाली वित्त आयोग आए तो बात आ रही है केंद्रीय वित्त आयोग की, और यदि अगर राज्य का पूछा जाएगा प्रश्न में तो वहां पे लिखा रहेगा राज्य वित्त आयोग या फिर मध्य प्रदेश वित्त आयोग। तो जो भारतीय वित्त आयोग है इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1951 में।
चलिए नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग की स्थापना कब हुई थी। जो मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग है इसकी स्थापना की गई थी 11 अप्रैल सन 2017 को। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश में क्या है, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो क्षेत्रीय कार्यालय है वह मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ, भोपाल में है। ऑप्शन नंबर ए। अब मुझे ये बताइए कि एनजीटी की स्थापना कब की गई थी। ठीक, कमेंट करके आंसर देना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग किस प्रकार का निकाय है। जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है क्या वह सांविधिक है, संवैधानिक है, असंवैधानिक है या फिर इनमें से किसी भी प्रकार का आयोग नहीं है। केंद्रीय सतर्कता आयोग एक सांविधिक निकाय है। ठीक, क्यों है यह सांविधिक निकाय, क्योंकि इसका जो गठन हमने इसको एक्चुअली केंद्रीय सतर्कता आयोग की जो स्थापना कर दी थी वो हमने कब कर दी थी, संथानम समिति की सिफारिश आई थी फरवरी 1964 में और तभी हमने क्या कर दिया था, इसका केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कर दिया था। लेकिन क्या हुआ था, केंद्रीय आयोग अधिनियम 2003 में इसे क्या दिया गया, सांविधिक दर्जा दिया गया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे। किसकी बात कह रही है, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग इंफॉर्मेशन कमीशन कौन थे मध्य प्रदेश के पहले। JS वर्मा, TN श्रीवास्तव, विजय शर्मा या फिर सुषमा सी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। TN श्रीवास्तव मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए थे। कब बनाए गए थे ये, देखिए इस आयोग की जो स्थापना, पहले तो बात कर लें राज्य सूचना आयोग की स्थापना कब की गई थी। मध्य प्रदेश में स्थापना की गई थी सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के तहत 22 अगस्त सन 2005 को। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। यानी कि मध्य प्रदेश जो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है यह क्या काम करते हैं, अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। एनुअल रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत की जाती है, तो यह एनुअल रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है राज्य सरकार के समक्ष। और राज्य सरकार के समक्ष जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है राज्य सरकार उसे कहाँ रखती है, उसे रखती है विधानसभा के पटल पर। ठीक, तो जो मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग है इसकी जो स्थापना है ये कब की गई थी, 13 मार्च सन 1993 को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का FLT का अंतिम क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करता है। तो ये रिपोर्ट जो प्रस्तुत की जाती है ना तो केंद्र सरकार के, ना संसद के और ना ही प्रधानमंत्री के। अनुसूचित जाति आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट कहाँ प्रस्तुत करेगा, राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब मुझे बताइए कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जो गठन है यह कब किया गया था। अनुच्छेद 338 भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 338, इसके तहत ही 19 फरवरी सन 2004 को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना कर दी गई थी। ठीक है।